हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसके हमने 16 प्रश्न तक हल करके पिछले वीडियो में बताए थे। अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 17। प्रश्न 17वां है कि मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं और सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। तो इसके आंसर अब देखते हैं अपन। पहला था मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन का साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के बाद इस उद्योग में आधुनिक मॉडल की कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। 17वें का अथवा था सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों के हाथों में होता है। इनमें लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। इसके बाद है प्रश्न 18वां। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान। पहला, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर जोर दिया गया। दूसरा है वन्यजीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। तीसरा है केंद्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए। और चौथा है केंद्रीय सरकार ने कई परियोजना की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। अब 18वें का अथवा देखिए, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो पृथ्वी पर अपने अपने प्राकृतिक आवासों में पाई जाती हैं। इनमें मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव सम्मिलित रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है, जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव इसका मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर है, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों इनका पुनः सृजन करते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 19वां कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 19वें का संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। बहुत अच्छा, यहाँ पर हमने इसको लिख करके बता रहे हैं, इसको आप जरूर नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघात्मक शासन व्यवस्था में पहला, इस व्यवस्था में सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों में बटी होती है। उसमें क्या है, एकात्मक में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। और दूसरे इसमें लिखना है संविधान का लिखित होना अनिवार्य है संघात्मक में। दूसरा, संविधान लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है एकात्मक में। तीसरा हो जाएगा जनता को शासन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। और इसका हो जाएगा जनता को शासन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता। 3 लिख देंगे, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद 19 प्रश्न का अथवा था सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ निम्नानुसार हैं। पहला, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। दूसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। तीसरा, स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरह से हमने 19वें के ये दोनों प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वां। 20वां प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। तो पहला देखते हैं, पहले जो मुख्य प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कारण देखिए आप, कुछ लोगों के पास बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात नहीं होते। कुछ लोग इस अवस्था में नहीं होते कि ऋण का भुगतान कर सकें। और तीसरा कारण है, कुछ लोग पहले से ही ऋण के जाल में फंसे होते हैं, इसलिए बैंक उन लोगों को और अधिक ऋण देना नहीं चाहती।
चौथा है कुछ लोग कर्ज लेकर जोखिमपूर्ण उद्यम शुरू करना चाहते हैं। बैंक ऐसे उद्यमियों को भी कर्ज देने को तैयार नहीं होते, तो इसलिए लोन बैंक नहीं देते हैं। ये कुछ इसके कारण हैं, इसकी वजह से। 20वें का अथवा है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर कम होती है, अतः यह अनौपचारिक स्रोत से लिए गए ऋण से सस्ता होता है। दूसरा, देश के विकास की दृष्टि से सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक है। तीसरा, औपचारिक स्रोत से ऋण लेने में शोषण की संभावना कम रहती है। चौथा, औपचारिक स्रोतों में ब्याज पर पूरे देश में एक समान होती है। औपचारिक स्रोतों में ब्याज दर पूरे देश में, दर है यहाँ पर, पूरे देश में एक समान होती है, अतः कर्ज का बोझ नहीं रहता। 5वां है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन लोगों को औपचारिक ऋण के स्रोतों के जाल में फंसने से बचाने के लिए ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।